तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। और मेरे दिमाग में ना सुबह से एक नंबर घूम रहा है। अच्छा, कौन सा नंबर? 890 करोड़। अरे वाह, धुरंधर। हाँ, रणवीर सिंह की धुरंधर। मतलब सिर्फ कमाई ही नहीं की है इसने इसने एक तरह से सिनेमा घरों में वापसी का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। 60 दिनों तक लगातार ट्रेंड करना, ये सिर्फ एक हिट फिल्म का आंकड़ा नहीं है, ये तो एक कल्चरल मोमेंट जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल, ये ब्लॉकबस्टर शब्द को मतलब फिर से परिभाषित करने जैसा है। देखिए, हम सब बड़ी फिल्मों की बात तो करते हैं, पर धुरंधर की सफलता सिर्फ भव्य सेट्स या एक्शन के बारे में नहीं है। सही। ये इवेंट सिनेमा की वापसी का सबसे बड़ा सबूत है। महामारी के बाद दर्शक सिर्फ फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं खरीद रहे हैं, वो एक अनुभव चाहते हैं। हाँ, वो एक सामूहिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए घर से निकल रहे हैं। ये जो 890 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये टिकट की बिक्री से ज्यादा उस साझा अनुभव में शामिल होने की भूख को दिखाता है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब लोग कहानी से ज्यादा उस अनुभव के लिए आ रहे हैं, और शायद इसी अनुभव के भरोसे सुनने में आया है कि रणवीर की अगली सोलो फिल्म हाँ, उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इंडस्ट्री का भरोसा देखने लायक है। एक हिट और आप 7वें आसमान पर। हाँ, लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही मतलब फैसिनेटिंग है। अगर एक तरफ ये इवेंट सिनेमा है, तो दूसरी तरफ वो सिनेमा है जो अपने रोजमर्रा के अनुभव पर चलता है। और आप इशारा करिए भाभी जी घर पर हैं फिल्म की तरफ। बिल्कुल। टीवी पर जिसकी दीवानगी आज भी कम नहीं हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह पड़ी। बुरी तरह। 10 करोड़ के बजट में से मुश्किल से 1.5 करोड़ कमा पाई। ये कैसे हो सकता है? मतलब किरदार वही, एक्टर वही, ह्यूमर भी वही, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई उम्मीदों में। टीवी पर क्या होता है, आप किरदारों से हर रात मिलते हैं, वो आपके परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, आदत हो जाती है। बिल्कुल, उनकी छोटी छोटी बातें, उनके तकिया कलाम आपको हंसाते हैं। लेकिन जब आप 300 रुपए का टिकट खरीदकर अंधेरे हॉल में बैठते हैं, तो आप उन छोटे छोटे पलों का कलेक्शन नहीं चाहते। एक पूरी कहानी चाहिए। एग्जैक्टली। आप एक मुकम्मल कहानी चाहते हैं, एक शुरुआत, एक मजबूत मध्य और एक संतोषजनक अंत। वो 22 मिनट के एपिसोड वाला जादू, वो 135 मिनट की फिल्म में दोहराना बहुत मुश्किल है। पर 1 मिनट, खिचड़ी या ऑफिस जैसी फिल्मों ने ये चुनौती बेहतर तरीके से निभाई थी। वो भी तो टीवी शो ही थे। हाँ, निभाई थी। तो क्या भाभी जी की टीम ने अपने दर्शकों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये सोचकर कि भाई टीवी की पॉपुलैरिटी ही नहीं यहाँ पार लगा देगी? शायद यही हुआ। देखिए, खिचड़ी ने फिल्म बनाते समय एक बड़ी नई कहानी सोची, सिर्फ अपने पॉपुलर जोक्स को एक साथ पिरो नहीं दिया। यहीं पर वो सिनेमैटिक अनुभव का फर्क आता है, और यही अनुभव हमें शाहिद कपूर की ओ रोमियो में दिखता है। हाँ, वैलेंटाइन वीकेंड पर 2 दिन में 23.51 करोड़। ये सिर्फ स्टार पावर नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस कि बड़े पर्दे पर आपको स्टाइल मिलेगा, स्वैग मिलेगा, अच्छी लोकेशंस मिलेंगी, और एक ऐसी कहानी मिलेगी जो टीवी पर नहीं मिल सकती। सही कहा। तो एक तरफ दर्शक छोटे पर्दे के किरदारों को बड़े पर्दे पर एक तरह से नकार रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री भविष्य के लिए और भी बड़े और भव्य किरदारों पर दाव लगा रही है। बिल्कुल। और इस दाव का सबसे बड़ा उदाहरण है संजय लीला भंसाली और केतन मेहता का साथ आना जय सोमनाथ के लिए। ये सुन के ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकई एक ऐसी घोषणा है जिसे सुनकर पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई होगी। आप सोचिए, 2 बिल्कुल अलग तरह के फिल्म मेकर हैं। बिल्कुल अलग। एक तरफ भंसाली, जिनकी दुनिया भव्यता, संगीत, रंगों और एक तरह की मतलब काव्यात्मकता से बनी है। दूसरी तरफ केतन मेहता, जो अपनी रॉ, यथार्थवादी और जमीन से जुड़ी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। मिर्च मसाला या मंगल पांडे जैसी फिल्में। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भंसाली और मेहता का स्टाइल तो जमीन आसमान का फर्क वाला है। एक अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं, दूसरे अपनी असलियत के लिए। आपको क्या लगता है, ये दोनों विजन टकराएंगे या फिर एक नया ही सिनेमैटिक स्टाइल जन्म लेगा? यही तो इस प्रोजेक्ट की सबसे रोमांचक बात है। मतलब क्या हमें भव्य सेट्स पर रियलिस्टिक किरदार देखने को मिलेंगे? मेरा अनुमान है कि ये एक दूसरे को संतुलित करेंगे। शायद भंसाली फिल्म को वो स्केल और विजुअल देंगे जिसकी कहानी को जरूरत है, और केतन मेहता कहानी और किरदारों में वो गहराई और सच्चाई लाएंगे जो कई बार बड़ी फिल्मों में खो जाती है। अगर ये तालमेल बैठ गया ना, तो कमाल हो जाएगा। तो हम 2027 में एक मास्टरपीस देख सकते हैं। उम्मीद तो यही है। और ये बड़े स्केल का ट्रेंड सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। साउथ से महेश बाबू की नागाबंधम का टीजर आया है, और वो तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। पौराणिक कथाएं, इतिहास, रहस्य, सब कुछ है उसमें। ये पैन इंडियन सिनेमा का अगला लेवल है।
अब सिर्फ कहानी को डब नहीं किया जा रहा, बल्कि कहानी ही ऐसी चुनी जा रही है जिसकी अपील पूरे भारत में हो, और हमारी पौराणिक कथाएं इसका सबसे बड़ा स्रोत हैं। सही बात है। और इसी में एक और दिलचस्प रणनीति देखिए, मोहनलाल की दृश्यम 3। खबर है कि मलयालम वर्जन हिंदी वर्जन से 6 महीने पहले रिलीज होगा। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। इसका क्या मतलब है? क्या वो हिंदी ऑडियंस के लिए स्पॉइलर नहीं होगा? आज के दौर में कहानी कहाँ छिपती है? ये एक बहुत सोचा समझा बिजनेस मूव है। वो जानते हैं कि दृश्यम का असली मजा उसकी कहानी और सस्पेंस में है। हाँ। मलयालम वर्जन पहले रिलीज करके वो ओरिजिनल फिल्म और उसके कोर ऑडियंस को पूरा सम्मान दे रहे हैं, और 6 महीने के गैप में हिंदी रीमेक के लिए उत्सुकता और बढ़ जाएगी। अच्छा। जो लोग ओरिजिनल देख चुके होंगे वो ये देखने आएंगे कि हिंदी में से कैसे अडेप्ट किया गया है, और जो नहीं देख पाए वो तो कहानी के लिए आएंगे ही। हाँ। ये एक विन विन सिचुएशन है। वाह, मतलब अब सिर्फ फिल्में नहीं, फिल्मों की रिलीज स्ट्रैटेजी भी उतनी ही दिलचस्प हो गई है। और स्ट्रैटेजी की बात करें तो रणबीर कपूर का लाइनअप देखिए। ओहो। ब्रह्मास्त्र 2 और एनिमल 2 की शूटिंग जल्द शुरू हो रही है, और लव एंड वॉर को आगे खिसका दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 साल तो पूरी तरह से पैक्ड हैं। ये फ्रेंचाइजी कल्चर का असर है। अब एक्टर्स एक फिल्म नहीं बल्कि यूनिवर्स का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी डेट सालों पहले ब्लॉक हो रही हैं। सही। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री अब शॉर्ट टर्म हिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने पर फोकस कर रही है। ये एक बड़े और संगठित उद्योग की निशानी है। और इसी बड़े उद्योग के पीछे जो इंसान है, उनकी कहानियां तो और भी कमाल की होती हैं। अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, पर्दे के पीछे की दुनिया। बिल्कुल। रणधीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर एक इंटरव्यू में बताया कि एक दौर ऐसा था जब वो एक कामयाब एक्टर थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों करिश्मा और करीना के स्कूल की ट्यूशन फीस भरने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। ये बात आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। आज एक सफल एक्टर की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं होती। ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया, इवेंट्स, प्रोडक्शन हाउस, अनगिनत रास्ते हैं। रणधीर जी की ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब स्टारडम का मतलब ग्लैमर को था, लेकिन शायद आज जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। हाँ। ये इन सितारों को एक मानवीय चेहरा देती है। बिल्कुल, और ये भी दिखाती है कि इंडस्ट्री कितनी बदल गई है। इसी तरह का एक और उदाहरण है शेखर कपूर का। उन्होंने बताया कि वो तो लंदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने गए थे। सोचिए जरा, अगर वो अपनी माँ की बात मानकर वहीं रह जाते तो हमें मासूम और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में कभी नहीं मिलती। सोचकर भी अजीब लगता है। ये हमें याद दिलाता है कि कला अक्सर किस्मत और संयोग से भी जन्म लेती है। हर कलाकार के पीछे एक व्हाट इफ वाली कहानी होती है। हाँ। और इसी इंडस्ट्री के दो और चेहरे देखिए। एक तरफ अर्जुन कपूर हैं, जो सालों से ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं फिर भी डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ राजपाल यादव हैं, जिनके मुश्किल समय में पूरी इंडस्ट्री उनके समर्थन में खड़ी हो गई। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। हम अक्सर इंडस्ट्री को एक बड़ी बेरहम मशीन की तरह देखते हैं, लेकिन राजपाल यादव के मामले ने दिखाया कि यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी समर्थन की भावना भी जिंदा है। बिल्कुल। ये जानना सुकून देता है। हाँ, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक ग्लैमर की दुनिया नहीं है। ये इंसानी रिश्तों, समर्थन और व्यक्तिगत यात्राओं से भी बनी है। एक एक्टर की सफलता या असफलता के पीछे एक इंसान की कहानी होती है, और इन सब कहानियों और यात्राओं का नतीजा होता है वो फिल्में और सीरीज जो हम देखते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हालिया रिलीज पर समीक्षकों की क्या राय है, क्या देखना चाहिए और क्या छोड़ सकते हैं। जरूर। ओ रोमियो से शुरू करते हैं। आम राय यही है कि फिल्म का स्टाइल और स्वैग टॉप क्लास है। हाँ, वो तो ट्रेलर में ही दिख रहा था। शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री की भी तारीफ हो रही है, लेकिन कहानी को लेकर समीक्षकों की राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि ये गैंगस्टर्स और बदले की एक देखी भाली कहानी है, जिसे बस नए चमकदार रैपर में पेश किया गया है। ओके, अगला है तू या मैं। इसे एक मनोरंजक क्रीचर फीचर बताया जा रहा है, लेकिन एक रिव्यू मुझे बहुत मजेदार लगा। कौन सा? जिसमें लिखा था कि फिल्म में मगरमच्छ शान्या कपूर और आदर्श गौरव की लव स्टोरी पर भारी पड़ गया। अच्छा, मतलब क्रोकोडाइल का बाइट लवर्स की केमिस्ट्री से ज्यादा था। ये तो फिल्म की तारीफ भी है और आलोचना भी, लेकिन जिस फिल्म की सबने एक सुर में तारीफ की है वो है 80। हाँ, 80 के बारे में मैंने भी बहुत अच्छा सुना है। महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी एक कोर्ट रूम ड्रामा। लगभग हर समीक्षक ने इसे एक जरूरी और दमदार फिल्म बताया है, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में ओटीटी की दुनिया से कोहरा का सीजन 2 बेहतरीन। पहले सीजन ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था, दूसरा उसे कायम रखता है। मोना सिंह की एक्टिंग की खास तौर पर तारीफ हो रही है। कहानी का रहस्य आपको अंत तक बांधे रखता है। अगर इन सभी रिव्यूज को एक साथ देखें ना, तो एक बात साफ है, दर्शक और समीक्षक
दोनों अब कंटेंट में दम चाहते हैं। बिल्कुल। स्टाइल अच्छा है, लेकिन उसके पीछे सब्सटेंस होना जरूरी है। चाहे वो 80 जैसी गंभीर फिल्म हो या कोहरा जैसा थ्रिलर, अच्छी कहानी और दमदार परफॉर्मेंस ही आखिर में मायने रखती है। आज हमने 890 करोड़ की सफलता से लेकर 1.5 करोड़ की नाकामी तक, भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट से लेकर सितारों की निजी कहानियों तक सब पर बात की। लेकिन एक खबर और है जो इस पूरी बातचीत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। खबर ये है कि भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए श्रीलंका एक नए सपनों के शहर के रूप में उभर रहा है। और यही आज का हमारा अंतिम विचार है, जो इन सभी धागों को एक साथ जोड़ता है। दशकों से मुंबई हिंदी सिनेमा के लिए सपनों का शहर रहा है, हमेशा से। लेकिन जब हम पैन इंडिया और ग्लोबल रिलीज की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है जब सपनों का शहर खुद भौगोलिक रूप से बदलने लगे? सही सवाल है। श्रीलंका फिल्म मेकर्स को खूबसूरत लोकेशंस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और रियायतें दे रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिनेमा अच्छी लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का पीछा करता है, या फिर अच्छी कहानियां कहीं भी किसी भी जगह को अपना सपनों का शहर बना लेती हैं? हॉट स्पीकर और एक्सपर्ट स्पीकर, हेडलाइन से हार्टबीट्स तक। आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम IndiaReview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।